एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, डेट इज रियल एनालिसिस। तो आइए सबसे पहले रियल एनालिसिस का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो रियल एनालिसिस की जो बुक है वो हमारी 2 यूनिट्स को कवर करती है। सबसे पहले यूनिट में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, रियल नंबर सिस्टम, पॉइंट सेट थ्योरी, लिमिट और कंटिन्यूटी। और सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3, डेट इज लिमिट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट के साथ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर के नेम से ही बनाते हैं, व्हाट इज लिमिट। अब ये जो लिमिट है, मैथ्स वाला लिमिट, ये हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के लिमिटेशन से तो नहीं आया होगा। तो इसे समझने के लिए ऑर्डिनरी तरीका कैसे हो सकता है, इसे मैथ्स के ही तरीके से समझने होगा। और मैथ्स भी हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स। और प्योर मैथमेटिक्स में सारा खेल लैंग्वेज का होने वाला है। तो इसी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कुछ बेसिक टर्म्स को। तो लिमिट पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को। तो हमारी सबसे पहली बेसिक टर्म है फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत नॉलेज सेट की होनी चाहिए। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मैंने एक सेट लिया है, ए सेट। ठीक है, ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो पहली बात तो ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब सारे ही एलिमेंट्स कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात मैंने एक वर्ड यूज किया था, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैंने सेट को डिफाइन कर रखा है। जैसे कि मैं सेट को कह सकती हूँ, ये सेट किसका सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है अप टू 5। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है अप टू 5, तो आप उसमें कैसे नंबर्स डालेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसे हम सेट कहते हैं। अब सेट तो हमें पता होता है वैसे कि क्या होता है। हम आते हैं फंक्शन पर कि फंक्शन कैसे बनेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे पहले चाहिए 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो लेट्स से हम 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेते हैं, x और y। लेट्स से मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, एक ले लिया x और एक ले लिया y। x के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है a b c d e और y के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि फंक्शन तब बनेगा जब x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से मैप हो जाए। अब यहाँ मैंने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही है, एक तो हर एक एलिमेंट और एक यूनिक एलिमेंट। इन दोनों बातों को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली थी, एवरी एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि x का हर एक एलिमेंट y से मैप होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेट्स से मैंने a को 2 से मैप कर दिया, b को 1 से, c को 6 से, d को 3 से और e को 4 से। तो हम देख रहे हैं x के हर एक एलिमेंट की मैपिंग y में कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो x का हर एक एलिमेंट क्या हो चुका है, मैप हो चुका है। अब बात करते हैं यूनिक एलिमेंट की। यूनिक एलिमेंट से क्या मतलब है, यूनिक एलिमेंट से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि a की इमेज 1 भी हो जाए और a की इमेज 2 भी हो जाए। तो इसकी इमेज यूनिक नहीं रही ना, इसका एलिमेंट यूनिक तरीके से मैप नहीं हुआ। तो ये वाला केस जब a की 2 इमेजेस हो रही है, ये वाला केस अलाउ फंक्शन में नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात इसी का ही एक और आपको बताती हूँ मैं कि जब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि a का जो है इमेज 1 हो जाए और b की भी इमेज जो है वो 1 हो जाए। इसका क्या मतलब है, जब a भी 1 से मैप हो चुका है और b भी 1 से मैप हो चुका है, तो a और b दोनों के लिए तो 1 यूनिक है ना, इस वजह से ये वाला केस पॉसिबल है। तो अब फंक्शन में यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने के लिए मैंने बनाई है एक ट्रिक, तो आपसे वो ट्रिक शेयर करती हूँ। ओके, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, 1 तीर 2 निशाने नॉट अलाउड, 2 तीर 1 निशाना अलाउड। इसका क्या मतलब है, देखिए 1 तीर से 2 निशाने अगर निकलते हैं तो वो चीज फंक्शन में अलाउ नहीं है, पर 2 तीर से 1 निशाना निकल सकता है। तो ये ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हैं कि फंक्शन क्या है। तो अब इतनी कहानी के बाद हमें ये समझ आ चुका है कि फंक्शन क्या है, तो इसमें अब वो डेफिनेशन लिखते हैं जो हमें एग्जाम में लिख कर आनी है। तो आइए इस फंक्शन की कहानी को शब्दों में पिरोते हैं। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या कहती है फंक्शन की डेफिनेशन, लेट x एंड y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने यही कहा था कि x और y 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड एज, इट इज अ मैपिंग, रूल
और करस्पॉन्डेंस इन विच, क्या ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ x मैप्स विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y, देन इट इज नोन एज अ फंक्शन। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे कि एक फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x से y में एक फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी, और एग्जाम में अगर आपसे फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको इसी तरीके से लिखनी है। तो फंक्शन समझने के बाद आइए समझते हैं फंक्शन से ही रिलेटेड कुछ 3 टर्म्स को, जो कि है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होती है, जो x के एलिमेंट्स है जिन्हें हम मैप करवा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन हमारी इस केस में क्या हो गई है, x हो गई है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन हमारी पूरी की पूरी y होती है, मतलब जहां हमें मैपिंग करवानी है वो क्या होती है, कोडोमेन होती है। अब बात आती है रेंज में, यहाँ समझने की बात है। रेंज क्या होती है, रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे y के जिनकी प्री इमेज x में प्रेजेंट है, मतलब जो जो एलिमेंट्स मैप हो चुके हैं ना वही रेंज के अंदर आएंगे। तो रेंज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, किस किस की प्री इमेज प्रेजेंट है, 1 की, 3 की, 5 की और 6 की। तो रेंज हमारी क्या हो गई, 1, 3, 5 और 6। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ये बात हमें साफ यहाँ से देखने को मिल रही है कि रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। रेंज, डोमेन और कोडोमेन समझने के बाद और फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के बाद हम समझते हैं बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन को क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। बाउंड का मतलब घेरना। अब हम किसको घेर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन को घेर रहे हैं। फंक्शन को बाउंड करने का मतलब हमें उसे की रेंज को बाउंड करना है। अब ये मैंने क्या कहा, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने 2 सेट्स लिए, एक x नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसके एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 और x5, और y के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं एक फंक्शन, जो मैंने अभी समझाया कि फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को मैं x से y पर इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ कि मान लीजिए मैं x1 पर फंक्शन लगाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे 5 मिल जाता है। सिमिलरली मैं x2 पर लगाती हूँ तो मुझे 2 मिलता है, x3 पर लगाने पर मुझे 3 मिलता है, x4 पर 4 मिलता है और x5 पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अभी मैंने समझाया था कि रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। रेंज के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनकी प्री इमेज x के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 5 एलिमेंट थे वो पांचों के पांचों क्या हो चुके हैं, मैप हो चुके हैं। रेंज में कौन कौन आ जाएगा, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मुझे आप बताइएगा, क्या रेंज के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो 1 से छोटा है, या फिर ऐसा कोई एलिमेंट है जो 5 से बड़ा है। तो हमारी रेंज के अंदर 1 से छोटे और 5 से बड़े एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ से कुछ बात समझ आ रही है, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि हमारी रेंज को 1 और 5 ने मिलकर क्या कर लिया है, घेर लिया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि बाउंड कर दिया है। जो हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वो 1 से तो स्टार्ट हो रही है और 1 और 5 इनके बीच में ही हमें फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हो चुका है, बाउंड हो चुका है। तो अब ये तो था एग्जाम्पल, अब इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं। ओके, तो अब बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो क्या कह रही है, अ फंक्शन f इज बाउंडेड इन इट्स डोमेन d इफ देयर एग्जिस्ट small k and capital K belong to real numbers such that fx is bounded between small k and capital K। ये वही बात है जो मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाई थी। वहाँ जो हमारा स्मॉल k का रोल कौन प्ले कर रहा था, 1, और कैपिटल K का रोल कौन प्ले कर रहा था, 6। तो वो फंक्शन 1 और 6 के बीच में डिफाइन था, और मैं कह सकती हूँ बाउंडेड था। और ये जो फंक्शन है ये स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ स्मॉल k और कैपिटल K कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको फंक्शन और बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन समझ आया होगा। ओके, तो जैसे फंक्शन से हमने नई 3 टर्म सीखी थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, वैसे ही बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन से हम 2 नई टर्म सीखेंगे, लोअर बाउंड
और अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या होता है समझते हैं। देखिए जैसे हमने वो एग्जांपल दिया था उसमें हमने कहा था कि फंक्शन की सारी वैल्यूज जो है वो 1 से बड़ी आ रही थी और सारी वैल्यूज 5 से क्या आ रही थी, छोटी आ रही थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है उसने फंक्शन को नीचे की ओर से बाउंड कर दिया है कि जो भी वैल्यूज आएगी ना वो 1 से बड़ी ही आएगी, 1 से नीचे नहीं जा सकती। और 5 ने फंक्शन को ऊपर की तरफ से बाउंड कर दिया है कि 5 से ऊपर वैल्यूज नहीं जा सकती है, 5 के अंदर ही वैल्यूज को आना पड़ेगा। तो 1 हमारा जिसने नीचे की तरफ से बाउंड किया था वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड, और 5 क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। उसी तरीके से अगर हम स्मॉल के और कैपिटल के की बात करें तो स्मॉल के किसका रोल प्ले करने वाला है, लोअर बाउंड, और कैपिटल के किसका रोल प्ले करने वाला है, अपर बाउंड। ठीक है, तो अब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको समझ आ गया होगा। तो अभी इसी लोअर बाउंड और अपर बाउंड से हम दो नई और डेफिनेशन सीखेंगे जो कि है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो आइए अब समझते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। तो हमने जो ये एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कहा था कि ये फंक्शन 1 और 5 के बीच में बाउंडेड है, और अभी मैंने बताया कि 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है, और 5 इसका क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि इसकी रेंज के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 5। अब हम कह रहे हैं कि 1 इसका लोअर बाउंड है, मतलब 1 से ये सारी वैल्यूज बड़ी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से भी तो बड़ी है, ये वैल्यू सारी -1 से भी बड़ी है, -2 से भी बड़ी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन के लिए केवल एक लोअर बाउंड नहीं, बहुत सारे लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इस फंक्शन की वैल्यू 5 से तो छोटी है, पर मैं कह रही हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 6 से भी छोटी है, 7 से भी छोटी है, 8 से भी छोटी है, एंड सो ऑन। उन सारे नंबर्स से इस फंक्शन की वैल्यू तो छोटी है ना, तो ये सारे इसके क्या है, अपर बाउंड्स है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि एक फंक्शन के लिए बहुत सारे लोअर बाउंड्स और बहुत सारे अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हमारे काम का कौन सा लोअर बाउंड और कौन सा अपर बाउंड है वो हमें कौन बताएगा, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको मैं समझाती हूँ कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन की द लीस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ द रेंज ऑफ अ फंक्शन दैट इज लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन। अभी मैंने कहा कि एक फंक्शन के बहुत सारे अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उन अपर बाउंड्स में से भी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो अपना क्या कहलाएगा, सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। जैसे अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि एफ एक्स जो था वो बाउंडेड था 1 और 5 के बीच में, और मैंने कहा था कि इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स है, बहुत सारे अपर बाउंड्स है, जैसे कि 6 7 8 9 10, बहुत सारे अपर बाउंड्स है। उसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं क्या कह रही हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड्स। क्या क्या लोअर बाउंड्स बताए थे अभी मैंने इस फंक्शन के, कि 0 भी इसका लोअर बाउंड हो सकता है, -1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2, एंड सिमिलरली ये सारे ही इसके क्या है, लोअर बाउंड्स है। पर उन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, उन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है लोअर बाउंड्स की उसे ही हम क्या कहेंगे, इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन कहेंगे। और इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन को डिनोट किया जाता है सुप्रीमम ऑफ एफ, और इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन को डिनोट किया जाता है इन्फीमम ऑफ एफ। ओके, तो ये था सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन। अब इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे याद रखें कौन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कौन लीस्ट अपर बाउंड है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ओके, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक वैसे इतनी कोई खास नहीं है, पर हाँ मैंने एक राइमिंग बिठाई है जिससे चीज़ें याद करनी थोड़ी आसान हो जाती है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगी, LUB, और इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगी, GLB। अब यहाँ पर एक छोटी सी राइम बिठाने से हमें ये चीज़ याद रह जाएगी लाइफ टाइम के लिए। वो क्या है, सुप लुप, सुप लुप, मतलब यही हो गया ना कि सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, तो हमें सुप
लुप याद हो चुका है तो इन्फीमम तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही होगा, उसका दूसरा वाला केस। अगर एक केस याद है तो दूसरा केस याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सुप लुप से हम लोग याद रखेंगे सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो आई होप आपको सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन एकदम क्लियर होगा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं मोनोटॉनिक फंक्शंस पर। फंक्शंस तो हम सबको क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करें मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है। तो एक फंक्शन एफ एक्स, अगर इसकी सारी वैल्यूज या तो इंक्रीजिंग आ रही हैं या फिर इसकी सारी वैल्यूज डिक्रीजिंग आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शन कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन या तो जो इंक्रीज होता जा रहा है या जो डिक्रीज होता जा रहा है। अब इंक्रीज होते रहने और डिक्रीज होते रहने का क्या मतलब है, इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब वही, उसकी रेंज की वैल्यूज या तो सारी इंक्रीजिंग आ रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग आ रही है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शन कहते हैं। तो आइए मोनोटॉनिक फंक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया 2x + 5 और जो x सेट जिससे अभी तक हम लोग फंक्शन बना रहे थे उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करेंगे, हमें f(x) की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ x1 को 1 और x2 जो है वो 2। अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि x1 जो है वो क्या है, x1 जो है वो छोटा है x2 से। ठीक है, अब मैं f(x1) निकालती हूँ। f(x1) क्या आएगा, f(x1) मतलब कि क्या है, x की जगह x1 पुट करना, तो 2x1 + 5। ठीक है, x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 2 1 + 5। तो इसकी वैल्यू हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है 7। तो इसका मतलब क्या है कि f(x1) मुझे क्या मिल रहा है, 7। सिमिलरली अब मैं निकालती हूँ f(x2). तो देखिएगा जब मैं f(x2) निकाल रही हूँ तो मतलब क्या रखूंगी, 2x2 + 5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या रखना है, x2 रखना है। x2 मैंने क्या डिसाइड किया है, 2, तो यहाँ पे मैं 2 जब रखूंगी 5 तो ये क्या आएगा, 9। तो हमने ये देखा कि जब x2 से छोटा है तो f(x1) जो है वो भी छोटा है f(x2) से। ठीक है, तो जब ये वाला केस होता है कि x1 x2 से छोटा है तब f(x1) या तो छोटा या फिर बराबर आ जाए f(x2) के, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यूज लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब सिमिलर एग्जांपल हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेते हैं। ओके, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए वही x हमने वही सेट ले रखा है, x1 और x2 की वैल्यूज भी वही ले रखी है। अब फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन है उसी तरीके से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर मैं f(x1) निकालती हूँ तो f(x1) क्या होगा, f(x1) होगा माइनस का 2x1 + 5। ठीक है, अब यहाँ x1 की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, 1, तो मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट अगर करी तो हमें वैल्यू मिलेगी +3। सिमिलरली अगर मैं f(x2) निकालती हूँ तो वो क्या होगा, माइनस का 2x2 + 5 और वो क्या मिलने वाला है, माइनस का 2x2 की वैल्यू क्या है, 2 + 5, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है, यहाँ से ये बात पता चल रही है कि जब x1 हमने x2 से छोटा लिया तो हमें f(x1) जो है वो बड़ा मिल रहा है f(x2) से। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब ये वैल्यू इससे बड़ी भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है इन केस ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आइए अब ये जो हमने एग्जांपल से समझा है इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जांपल समझने के बाद आइए हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मोनोटोनिक फंक्शन मैंने जैसा कि बताया कि एक फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अब मोनोटोनिक फंक्शन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे कि जब हमने x1 और x2 की वैल्यूज रखी थी और हमें फंक्शन की वैल्यू जो x1 पर थी वो छोटी या बराबर मिल रही थी x2 से, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब वहां कोई भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जहां उसको पुट करने पर हमें फंक्शन की वैल्यू पहले वाले वैल्यू से कम मिल जाएगी। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि जब हम x1 को x2 से छोटा रख रहे हैं तो f(x1) हमें f(x2) से
बड़ा या बराबर मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके तो आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार समराइज कर देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमने समझा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हमने सीखा कि लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड से ही हमने दो नई डेफिनेशंस डिफाइन करी थी, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन, जो कि क्या था, सुप लुप। सुप क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फिर हमने अभी समझा मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। उसमें भी हम लोगों ने सीखा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो लगातार इंक्रीज होता रहे, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन जो लगातार क्या होता रहे, डिक्रीज होता रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।